क्लास 9। आज हम पढ़ेंगे न्यू एनसीईआरटी गणित मंजरी का चैप्टर 1 द यूज ऑफ कोऑर्डिनेट्स का लेक्चर 2। तो लेक्चर 2 में हम कवर करने वाले हैं डिस्टेंस फॉर्मूला, और ये डिस्टेंस फॉर्मूला मैं आपके लिए इतना इजी बनाने वाला हूं कि आप कोई भी क्वेश्चन ले आप इजीली सॉल्व कर पाए। तो स्टार्ट करते हैं बेसिक से, बेसिक कॉन्सेप्ट और फिर क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अपना रजिस्टर साथ में रखिए, जहां जहां नोट की जरूरत है उसको जरूर नोट करते हैं। तो यहाँ पर है डिस्टेंस फॉर्मूला। फर्स्ट हम देखते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला बना कैसे। और अगर जो लोग पढ़ चुके हैं पहले, अगर आपने स्कूल में ये कवर हुआ है, तो आप बता सकते हैं क्या कि डिस्टेंस फॉर्मूला किस फॉर्मूले से रिलेट होता है। आप अपना कमेंट जरूर करें कि डिस्टेंस फॉर्मूला किस फॉर्मूले से रिलेट होता है। तो चलिए हम समझते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला। सपोज दैट अगर आपके पास ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, और जिन्होंने मेरा लेक्चर 1 नहीं देखा वो जरूर देख के फिर लेक्चर 2 कवर करेंगे, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो अगर ये हॉरिजॉन्टल लाइन है और ये हॉरिजॉन्टल लाइन में ये एक कोऑर्डिनेट है जिसको हमने मार्क किया 2,6, और अगर ये एक कोऑर्डिनेट है जिसको हमने मार्क किया 5,6, तो आप क्या बता सकते हैं कि इस ए बी का डिस्टेंस क्या होगा। आप कहोगे सर हमने तो डिस्टेंस फॉर्मूला लर्न करा ही नहीं, तो आप हमसे अभी से ही पूछने लगे। लेकिन लेक्चर 1 में मैंने आपको बताया था कि अगर हॉरिजॉन्टल लाइन है और क्योंकि एक्स कोऑर्डिनेट फिक्स है, आप डायरेक्ट उसका डिस्टेंस बता सकते हैं। तो आप करेंगे 5 - 2। और अगर ध्यान से देखिए तो अगर मैंने इसको x1 माना और ये y1 है, और अगर ये x2 है और ये y2 है, तो हॉरिजॉन्टल लाइन में हम डायरेक्ट कह सकते हैं कि x2 - x1 से हॉरिजॉन्टल लाइन का डिस्टेंस आ जाता है। तो ये हमारा AB का डिस्टेंस आया। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। सिमिलरली अगर हम देखें कि एक वर्टिकल लाइन है और वर्टिकल लाइन का अगर डिस्टेंस हम देखें, और सपोज दैट इसमें ये एक कोऑर्डिनेट है और ये कोऑर्डिनेट है, ये है 2,6, और अगर ये कोऑर्डिनेट है और ये कोऑर्डिनेट है 2,10, तो क्या आप बता सकते हैं कि इस वर्टिकल लाइन का डिस्टेंस क्या होगा। क्योंकि इसमें भी वही चीज है, इसमें अब x कोऑर्डिनेट जो है वो फिक्स है, सिर्फ y कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है। तो आप कहेंगे कि सर 10 - 6 करेंगे तो इसका डिस्टेंस जो है वो 4 होगा। मतलब क्या, अगर हमने मान लो इसको x1 और y1 किया और इसको हमने किया x2 और y2, तो हम कह सकते हैं कि y2 - y1 से हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन का डिस्टेंस आएगा जो हो जाएगा 4। तो ये बात समझ में आई कि हॉरिजॉन्टल लाइन का डिस्टेंस अगर निकालना है तो x2 - x1 करेंगे, और वर्टिकल लाइन का डिस्टेंस निकालना है हमें तो हम y2 - y1 बनेंगे। अब जरूरी थोड़ी ना कि हर बार आपको लाइन ऐसे ही मिले। अगर आपको लाइन ऐसी स्लांट मिल गई तो हम क्या करें, यही हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला आंसर देगा। तो हम देखते हैं यहाँ पर, सपोज दैट ये हमने ऑलरेडी बना रखा है ग्राफ। तो इसमें आप देखेंगे कि हमें इस ए बी और इस बी का डिस्टेंस निकालना है, और इनका डिस्टेंस निकालना है। ये एक ए पॉइंट है और ये डी पॉइंट है, इनका डिस्टेंस निकालना है एडी। तो हम कैसे करें और क्या करें। इसमें भी अगर आप सोचें, क्या हम यहाँ पर राइट एंगल ट्राइंगल बना सकते हैं। चलिए बनाते हैं राइट एंगल ट्राइंगल। अगर हमने इसको एक हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ तक लाई डी पॉइंट, तो एक ये लाइन आ गई, और अगर हमने ए से ये वर्टिकल लाइन बनाई तो ये मीट कर गई यहाँ पर, और इस पॉइंट को हमने एक और नाम दे दिया। सपोज दैट ये मीटिंग पॉइंट है, इसको हमने नाम दे दिया पी। ठीक है। तो क्या एक बार कमेंट में आप बता सकते हैं कि इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। क्योंकि ये पॉइंट 3 के सामने आ रहा है तो यहाँ पर 3x कोऑर्डिनेट, और y में 1 के सामने आ रहा है तो इसका कोऑर्डिनेट हो रहा है 1। अब सपोज दैट अगर ये कोऑर्डिनेट x1 है और ये y1 है, और ये x2 है और ये y2 है, तो आप ध्यान से देखो जो y1 था वो इधर है, ये y1 ही हुआ। और ध्यान से देखो जो यहाँ पे x2 था ये x2 है। अब बात समझ में आई कुछ, कि ये जो x2 है इधर x2, और जो y1 इधर था वो y1। अब सबको सेम, अगर हमें ये डिस्टेंस सेम निकालना है, अगर हमें पीडी का डिस्टेंस निकालना है, अब बहुत ध्यान से देखें, बहुत ध्यान से देखें, पैनिक बिल्कुल नहीं हो, बहुत ध्यान से देखो। ये हॉरिजॉन्टल लाइन है पीडी, इसमें y कोऑर्डिनेट एकदम फिक्स है, और इसका अगर हमें डिस्टेंस निकालना है तो आप कहेंगे कि हाँ सर हम x2 - x1 कर सकते हैं। अगर हमारी x2 की वैल्यू 3 है और x1 की वैल्यू 7 है, तो हम कह सकते हैं कि 3 - 7, और 3 - 7 आ गया आपका -4। तो ये डिस्टेंस जो आया वो आया पीडी का डिस्टेंस। ऐसे ही इस वर्टिकल लाइन का अगर हमें डिस्टेंस निकालना है, ये वर्टिकल लाइन देखिए आप ध्यान से, अगर हम इस वर्टिकल लाइन का डिस्टेंस देखें, ये वर्टिकल लाइन, तो इसमें भी हम सेम कॉन्सेप्ट लगाएंगे जो हमने पीछे किया था।
कि यहाँ पे y2 माइनस y1 करना पड़ेगा, क्योंकि 3 और 3 ये तो सेम है एक्स कोऑर्डिनेट, सिर्फ y के चेंज हो रहे हैं। तो यहाँ पर हम करेंगे, अगर हम आपसे बोला कि AP का डिस्टेंस कितना होगा, तो आप कहोगे कि सर इसको हम y2 माइनस y1 कर सकते हैं, y2 की वैल्यू 4 है और y1 की वैल्यू 1 है, इसको हमने माइनस किया तो ये आया 3, तो भाई AP आ गया 3। अब एक बार हम अलग से राइट एंगल ट्राइंगल बनाते हैं और फिर देखते हैं कि एक्चुअली होता क्या है। तो ये हमने बनाया राइट एंगल ट्राइंगल, और अब ध्यान से देखिएगा, अगर हमारा राइट एंगल एट P है, ये P है और ये T है और ये हमने A माना था, तो हमने जो PD का डिस्टेंस निकाला था वो है -4 ब्रैकेट में रख रहे हैं, और जो AP का डिस्टेंस निकाला था वो हमने निकाला था 3। तो क्या आप कमेंट में आंसर लिखेंगे कि AD जो है हमारा वो कैसे आएगा? एक बार जरा कमेंट में सोचें और जरा कमेंट में लिखें और सोचें कि AD जो है वो कैसे आएगा। तो यहाँ पर क्या थ्योरम लगाएं कि AD निकाल सकते हैं? कुछ बच्चे अगर सोच रहे हैं, उनके माइंड में आया ना, पाइथागोरस थ्योरम। तो एक्चुअली डिस्टेंस फॉर्मूला कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक पाइथागोरस का कॉन्सेप्ट है, क्योंकि वो लिखते हम कोऑर्डिनेट के फॉर्म में है, इसलिए हमें वो नया फॉर्मूला लगता है। तो याद रखना बच्चों, मैथ्स में अगर आप कनेक्शन नहीं बनाओगे तो आपको मैथ बहुत बर्डन लगे। कनेक्शन बनाओगे तो आपको लगेगा जो हम पढ़ चुके हैं बस उसी का एक छोटा सा एडवांस वर्जन है, छोटा सा और एक्स्ट्रा हमें पढ़ना है और वो चीजें आने लगेगी। तो डिस्टेंस फॉर्मूला इज नथिंग, इट इज ओनली अ पाइथागोरस थ्योरम फॉर्मूला। ठीक है, तो देखिए अब ज्यादा देखें, अगर हमें पीडी एडी निकालना है तो एडी का स्क्वायर इज इक्वल टू टीपी स्क्वायर प्लस एपी स्क्वायर, और अगर हम टीपी स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर -4 स्क्वायर, और ये होगा 3 का स्क्वायर, और ये स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा 16 + 9 और आंसर आएगा 25। ये आया है आपका AD स्क्वायर। तो अब आप AD कितना हुआ? AD हो गया 5, ये हो गया 5, और यही डिस्टेंस फॉर्मूला है। अभी तो हमने बिना फॉर्मूले की, अब फॉर्मूला हमारा काम आसान बनाता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अब हम फॉर्मूला। तो याद रखिएगा, डिस्टेंस फॉर्मूला कुछ भी नहीं है, डिस्टेंस फॉर्मूला कुछ भी नहीं है, ये जो है हॉरिजॉन्टल लाइन का डिस्टेंस है जिसको हम बेस बोलते हैं, ये जो है वर्टिकल लाइन का डिस्टेंस है जिसको हम P बोलते हैं, और हमें पता है कि B स्क्वायर प्लस P स्क्वायर जो है वो हमेशा हमारा H स्क्वायर देता है, और ये स्क्वायर जब हम उधर ले जाएंगे तो ये आ जाएगा √B स्क्वायर प्लस P स्क्वायर। तो यही डिस्टेंस फॉर्मूला है। ओके, तो बच्चों बात समझ में आई? क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? क्या आपने सोचा था ऐसा कि डिस्टेंस फॉर्मूला ये? सच बताइए, क्या सोचा था आपने? चलिए, तो कुछ भी हम नया नहीं पढ़ रहे, हम ऑलरेडी पढ़ रहे हैं, सिर्फ कॉन्सेप्ट अलग है। तो याद रखिएगा, अब डिस्टेंस फॉर्मूला, जब भी डिस्टेंस फॉर्मूला की बात आए आपकी, तो आप करिएगा डिस्टेंस, किसी भी पॉइंट के डिस्टेंस अगर हमें निकालना है तो हम करेंगे √x2 - x1 का होल स्क्वायर हॉरिजॉन्टल लाइन का डिस्टेंस प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर वर्टिकल लाइन का डिस्टेंस। आ गया क्लियर? इस फॉर्मूले को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इस फॉर्मूले को x1 - x2 कर लो और y1 - y2 कर लो, इसमें कोई डिफरेंस नहीं होगा। क्या आप कमेंट में लिखेंगे कि क्यों? और अगर आइडिया नहीं आ रहा है तो एक बार इधर देखो, जब -4 डिस्टेंस था और इसको स्क्वायर किया तो क्या आ गया? पॉजिटिव। तो इससे कोई डिफरेंस नहीं होगा, और क्यों नहीं होगा कमेंट में आंसर। चलिए, तो आप समझ चुके हैं डिस्टेंस फॉर्मूला। अब इसी से कनेक्टेड हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं तो ये आपके माइंड में एकदम क्लियर हो जाएगा। तो वो क्वेश्चन है क्या? तो वो क्वेश्चन है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 2, 3 एंड 4, 1। अब इसको ब्लाइंडली मत करना, याद रखना कोऑर्डिनेट्स चैप्टर में अगर आपको जीतना है तो उसके लिए आपको डायग्राम जरूर बनाना है। रफ डायग्राम हम अपने लिए, अपने इजीनेस के लिए डायग्राम बना रहे हैं। तो जैसे ही उन्होंने बोला 2 पॉइंट्स, कोई भी एक रैंडम लाइन बनाओ, ये हमने एक लाइन बनाई। ठीक है, अब ये नहीं सोचो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, इससे अभी कोई मतलब नहीं। कोई भी आपने एक लाइन बनाई और आपने बोला कि ठीक है सर, ये एक ए पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट दिए हमने 2, 3, और ये एक बी पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट दिया 4, 1। हमें तो पता नहीं ये लाइन किस एंगल में है ना, तो हमने एक रफ डायग्राम बनाया, वो इसलिए ताकि जब हम सॉल्व करें तो हम इजीली मार्क कर पाए कि ये जो है वो x1 है और ये y1, और ये x2 है और ये y। इसे मार्क करने से आप जब फॉर्मूला लगाओगे तो आपको वैल्यू रखने में गलती नहीं होगी। लेकिन एक बात ध्यान रखना बच्चों, जब हम वैल्यू रखेंगे तो x x की वैल्यू साथ में होगी और y y की होगी, चेंज मत कर देना। ये बड़ी कॉमन मिस्टेक होती है
कि हम x1 और पतला y1 ले लिया और x2 और y2 ले लिया। ये बड़ी कॉमन मिस्टेक है, ये मत करना। तो हमें डिस्टेंस निकालना है तो आप फॉर्मूला जरूर लिखें, इससे बार बार लिखने से आपको फॉर्मूला याद हो जाता है, तो फॉर्मूला जरूर लिखें। तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर किया हमने और y2 माइनस y1 का ये होल स्क्वायर किया। अब हमें पता है कि हमें क्या करना है, सिर्फ वैल्यूज रखना है और सॉल्व कर देना है। x2 की वैल्यू यहाँ पर देखें तो 4 है और x1 की वैल्यू 2 है, तो -2 रख दिया और ये होल स्क्वायर जो फॉर्मूले में था। फॉर्मूले में प्लस साइन आया, हमने प्लस लिखा और y2 माइनस y1, y2 की वैल्यू 1 है और y1 की वैल्यू 3 है, तो हमने ये लगा के ये स्क्वायर कर दी। अब आप तो सॉल्व कर ही सकते हैं, अब तो क्या दोस्तों की जरूरत पड़ेगी इसमें, अरे खुद सॉल्व कर सकते हो। 4 माइनस 2 2, 2 का स्क्वायर कितना हुआ 4, -2 यहाँ भी उसका स्क्वायर कितना हुआ 4, 4 प्लस 4 कितना हुआ √8। जब भी ऐसा आंसर मिले रूट से जो भी बाहर आ सकता है वो बाहर निकालो। आपको पता है कि जब आप इसके फैक्टर करोगे तो इसमें 2 बाहर आ सकता है, तो 2√2 को हम लिख सकते हैं ए बी को। तो ये आ गया डिस्टेंस एंड दिस इज द आंसर। तो आई होप आपको क्लियर हुआ। अब इसी में ही डिफिकल्टी आई, कैसे, कभी माइनस दे दिए, हो सकता कभी वेरिएबल दे दे, हो सकता कभी डेसिमल दे दे, सब कुछ ऐसे ही करना है। बस जब आप कैलकुलेशन करें तो कैलकुलेशन में ध्यान दें। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं जिसमें माइनस। अब ये क्वेश्चन मैंने इसलिए लिया कि जब माइनस हो तो उसको कैसे हैंडल करें। ठीक है, चलिए हम देखते हैं। फिर से वही चीज, हमने लाइन बनाई, हमने लाइन बना के उसके कोऑर्डिनेट्स लिखे। ये कोऑर्डिनेट जो है, इसके कोऑर्डिनेट ये ए है जो है -5,7, और ये जो बी है इसके कोऑर्डिनेट लिखे -1,3। तो ये आ गया बी पॉइंट, ये आ गया ए पॉइंट। अब हम इसके x1 और y1 मार्क कर दें ताकि हमें जब हम वैल्यू पुट करें तो हमारे लिए इजी हो। तो ये x2 और ये y2 आ गया। अब हम एक बार फॉर्मूला लिख देंगे कि भाई ए बी इज इक्वल टू √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। और अब वैल्यूज रखना शुरू करें। x2 की वैल्यू ध्यान से देखना -1 है, ठीक है। अब यहाँ पे माइनस ऑलरेडी लगा है, x1 की वैल्यू -5 है। याद रखना जब भी आप यहाँ वैल्यू वाली रखो, यहाँ वाली वैल्यू, यहाँ वैल्यू जो होगी, ठीक है, अगर वो माइनस साइन है तो बस माइनस माइनस प्लस डायरेक्ट रख दो। अगर आप ज्यादा ब्रैकेट बनाओगे तो आप खुद ही कंफ्यूज होगे। ठीक है, तो अब ध्यान से देखना, यहाँ माइनस और x1 की वैल्यू -5, तो हमने ये ब्रैकेट रखा, माइनस माइनस प्लस, इसकी जगह हम क्यों ना डायरेक्ट रख दे, तो टाइम भी बचेगा और हमें मैसअप नहीं होगा। ओके, तो माइनस माइनस प्लस और ये आ गया 5 इसका स्क्वायर। अब ऐसे ही आप y2 की वैल्यू रखें, y2 की वैल्यू 3 है माइनस और y1 की वैल्यू 7 है और ये आ गया होल स्क्वायर। जब आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आ गया 4 और 4 का स्क्वायर हुआ 16 और यहाँ पे भी 4 आ गया, इसका स्क्वायर होगा 16। अब 16 प्लस 16 होता है 32। ओके, और 32 के फैक्टर अगर हम देखें तो 32 के फैक्टर आप निकालो और देखिए, देखोगे आप 4 8 जा 8 4 जा या 4 8 जा 32 और फिर से 4, तो ये 2। आपने देखा कि 4 के पेयर बन गए तो 4 बाहर निकाल दो तो 4√2। तो ये आंसर जो आ गया है वो आ गया हमारा ए। तो आई होप आप लोगों के बात समझ में आई। अब आप जरा सोचिए कि अगर हमें डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन निकालना है तो ए कोऑर्डिनेट तो हमेशा 0 होगा। तो मतलब मान लो कि इधर x1 है और इधर y1 रख रहे हैं, तो ये तो हमेशा 0 होंगे। तो जो वैल्यू होगी उसको हम डायरेक्ट स्क्वायर कर सकते हैं। इसी से कनेक्टेड हम देखते हैं नेक्स्ट। तो जब भी आपको डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन हो तो याद रखना, अब ये फॉर्मूला आप लिख लें कि डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन जब भी होगा, ठीक है, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन जब भी होगा हमेशा याद रखो जो कोऑर्डिनेट गिवन है x² + y², सिर्फ उस पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स निकालो, x² + y²। ये x है और ये y है, इसका स्क्वायर करो तो डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन यही लगाना। x2 - x1 की जरूरत नहीं है क्योंकि हमारा एक पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट 0 होंगे और 0 से कुछ भी माइनस करो हमेशा सेम नंबर आती है, तो हमें जरूरत नहीं है। ये फास्ट कैलकुलेशन कराएं। ठीक है, चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो ये बच्चों बहुत ध्यान से रख लो, ध्यान कि जब भी आपको डिस्टेंस फॉर्मूला ओरिजिन से करना हो तो हम ये यूज करेंगे। लिख लिया आई होप सबने। चलिए तो अब हम करते हैं इस क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन को हमें डायरेक्ट करना है। अब हमें पता है कि एक तो 0 कोऑर्डिनेट, तो अब आप कर सकते हैं कि डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, तो डिस्टेंस हमें निकालना है, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। डायरेक्ट फॉर्मूले पे वैल्यू रखो, इसमें तो डायग्राम की भी जरूरत नहीं है,
आपको पता है कि भाई ये x है 36 का स्क्वायर और ये y है 15 का स्क्वायर, और अब इनके स्क्वायर निकाल के और अंडर रूट करके सॉल्व करना है। ओके 36 का स्क्वायर जो होगा वो होगा 6 6 जा 36, 6 3 जा 18 21, 6 3 जा 18 की 1 3 3 जा 9 0, ये आ गया 1296। तो 1296 जो आ गया वो 36 का स्क्वायर, इसका हो गया 225, ये हमने अंडर रूट किया, ये आ गया 1296। इसको हम क्या करेंगे, ये हो गया 11 11 की 1 10 12 12 की 1 15 1521, तो 1521 किसका अंडर रूट है, अब आप ये हमें कमेंट में बताएं। और ये आ गया डिस्टेंस, ठीक है, तो इसका आपको बताना है कमेंट में। तो 1521 किसका अंडर रूट है, एक बार निकाल के देखें, कुछ नहीं करना है आपको, फैक्टर करना है, फैक्टर करोगे आ जाएगा। चल, तो आई होप समझ में आए, आई होप समझ में आए। चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे। तो इस क्वेश्चन को अगर आप देखें तो आर द पॉइंट दिस ऑन अ सेम स्ट्रेट लाइन, ये भी क्वेश्चन हमारा डिस्टेंस फॉर्मूले के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। अब इस क्वेश्चन को भी अगर हम डायग्राम बना के करेंगे तो हम जीत जाएंगे, और अगर हमने डायरेक्ट करने की कोशिश करी तो हम हार गए, ठीक है। तो हम सबसे पहले डायग्राम बनाते हैं कि भाई ये जो है ये एक स्ट्रेट लाइन, ठीक है, स्ट्रेट लाइन, उसमें ये तीनों पॉइंट है, तो एम ए और जी ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन। अब ये कह रहे हैं कि आर ऐसा हो सकता है, तो हम मान रहे हैं कि ठीक है मान लो है, लेकिन हम कंफर्म कैसे करेंगे। तो ये जो एम पॉइंट है वो है -3, -2, ओके। ये एक ए पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स है 0, 0, और ये एक पॉइंट है जो है जी जिसके कोऑर्डिनेट है 6, 8। अब हमें पता करना है कि ये पॉइंट स्ट्रेट लाइन में है, तो क्या आप कमेंट में बता सकते हैं कि आप क्या सोच रहे हैं, हम क्या कॉन्सेप्ट लगाएं कि अगर हमें प्रूव करना है कि ये तीनों पॉइंट एक स्ट्रेट लाइन में है तो हम क्या सोचें। बस सोचना है और हमें आगे जैसे ही हमें एक लॉजिक मिला लगेगा इसमें भी डिस्टेंस फॉर्मूला, तो डिस्टेंस फॉर्मूला ही लगाना है हमें। तो हम देखेंगे इसमें जो कॉन्सेप्ट है, जो कॉन्सेप्ट आएगा ये आप याद रखना, ये वाई आर करके आप लिख लीजिए। हालांकि जो न्यू स्टूडेंट है याद रखना वाई आर मतलब याद रखना, ये आपको याद रखना है कि जब भी ये कॉन्सेप्ट आए आप क्या करोगे कि जो ए एम का डिस्टेंस होगा या फिर जो एम ए का डिस्टेंस होगा, जो एम ए का डिस्टेंस है एम ए प्लस ए टी इज इक्वल टू एम जी आएगा। तो ये कुछ समझ में आया, बस यही एक कॉन्सेप्ट है। मतलब ये लाइन का डिस्टेंस, ये लाइन का डिस्टेंस जब जुड़ेंगे तो हमें ये बड़ी लाइन मिलेगी, ठीक है, समझ में आई ये बात, ठीक है। फिर से हम बता रहे हैं आपको कि ये लाइन का डिस्टेंस और ये लाइन का डिस्टेंस जब मिलेगा तो हमारे को एक ये बड़ी लाइन मिलेगी, और ये तभी पॉसिबल है जब ये पॉइंट एक स्ट्रेट लाइन में हो। अगर पॉइंट इधर उधर होते, सपोज दैट एक पॉइंट यहाँ है, एक पॉइंट यहाँ है, एक पॉइंट यहाँ है, तो ये और ये डिस्टेंस मिलके ये डिस्टेंस थोड़ी ना बना रहे, पॉइंट गड़बड़ हो गया ना। तो इसका मतलब अगर ये हमारा लेफ्ट हैंड और राइट हैंड इक्वल आ जाए तो हम 100% कह सकते हैं कि ये जो लाइन पॉइंट्स है वो एक स्ट्रेट लाइन में है। चलिए तो हम इनको निकालना शुरू करते हैं। सिर्फ डिस्टेंस फॉर्मूला लग रहा है, डिस्टेंस फॉर्मूला हम एक बार लिखेंगे कि डिस्टेंस इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ऐसे ही आप अपने एग्जाम में जब आप आंसर लिखें तो ये कर सकते हैं, ठीक है। एक बार फॉर्मूला लिख दो, बार बार लिखने की जरूरत नहीं, और फिर कॉन्सेप्ट लगाना शुरू करो। तो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे एम या एम ए, ठीक है। डिस्टेंस एम ए का कहाँ से हो रहा है, ये 0, 0 है, ये -3, 4 है। सर आपने बोला था कि जब ओरिजिन से डिस्टेंस हो तो डायरेक्ट हम इस कोऑर्डिनेट के स्क्वायर कर सकते हैं, बिल्कुल बोला था आपको, अभी अभी बताया कि ओरिजिन से डिस्टेंस जब होगा तो x स्क्वायर और y स्क्वायर कर दो। तो क्या सर हम सेम कॉन्सेप्ट इसमें लगा सकते हैं, आप बिल्कुल लगा सकते हैं, क्योंकि 0, 0 मतलब वो पॉइंट है जो ओरिजिन का पॉइंट है, ओरिजिन पे लाई करता है। तो यहाँ पे जो डिस्टेंस होगा हम डायरेक्ट इसका स्क्वायर करेंगे, तो हमने -3 का स्क्वायर लिया और -4 का स्क्वायर लिया। इंटेलिजेंस यूज जरूर करो मैथ्स में, ठीक है। तो -3 का स्क्वायर 9 आ गया, 4 का स्क्वायर 16 हो गया, अंडर रूट हो गया, ये अंडर रूट 25 आ गया, और हमारा एम ए आ गया 5। तो ये हमारी वैल्यू आ गई एम ए। अब हम देखें कि ए जी भी ऐसे ही कर सकते हैं, आप बिल्कुल कर सकते हैं, ए जी भी, ये भी तो डिस्टेंस ओरिजिन से ही है। तो इसमें भी आपने किया 6 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर होगा 36, 8 का स्क्वायर होगा 64, ये हो गया अंडर रूट 100, और 100 को जब सॉल्व करोगे तो 10 आ गया, ये आ गया आपका ए जी का डिस्टेंस। तो आपने देखा कि हमारे पास एम ए और ए जी दोनों डिस्टेंस आ चुके हैं। अब हमें एम जी और निकालना है,
तो अब यहाँ आप ये नहीं कर सकते क्योंकि ये ओरिजिन में नहीं है। कोई बात नहीं, मार्क कर लो भाई, ये x1 ये y1 और ये हो गया x2 और ये y2। ये हम इसलिए मार्क कर रहे हैं कि हमारी गलती नहीं है। तो जब हमें mg निकालना है तो हम डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, तो हम करेंगे 6 माइनस और माइनस प्लस हो गया, 6 प्लस 3 हो गया इसका स्क्वायर, प्लस 8 प्लस 4 तो 8 प्लस माइनस माइनस प्लस तो 8 प्लस 4 का स्क्वायर। जब आप देखोगे तो इसका स्क्वायर होगा 6 3 या 9, 9 का स्क्वायर, ये हो गया 12 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर हो गया 81 और 12 का स्क्वायर हो गया 144। अब आप ऐड कर दें, तो जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास mg जो आ गया वो आ गया 5 और 8 प्लस 4 हो गया 2, 12 और 12 कैरी तो ये 225 और ये 225 जो अंडर रूट होता है वो आता है 50। तो mg की वैल्यू आ गई 50। अब आप अगर ध्यान से देखें तो हमारा ये चीज सेटिस्फाई कर रही है, ag प्लस ma इज इक्वल टू mg। और बहुत ध्यान से देखो, अगर ag जो है वो 10 है और ma जो है वो हमारे पास 5 है और ये ऑलरेडी 15 है, तो 15 इज इक्वल टू 15। मतलब क्या हुआ, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये सेटिस्फाई हो गया, ये सेटिस्फाई हो रहा है। अगर ये सेटिस्फाई है तो यस दीज पॉइंट्स आर ऑन अ स्ट्रेट लाइन। समझ आए? क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? अगर दोस्तों आपको कहीं भी प्रॉब्लम आ रही है मेरे वीडियोस में, या कोई भी आपका सजेशन है, या आपको लग रहा है कि सर ये बहुत फास्ट हो गया कुछ, तो आप कमेंट जरूर करें, मैं उसका रिप्लाई आपको जरूर दूंगा। तो ये ही ऐसे ही कॉन्सेप्ट लगा के हम हर तरीके का क्वेश्चन कर सकते हैं। तो जब भी आपको पूछे कि 3 पॉइंट्स स्ट्रेट लाइन में लाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, तो आपको सिर्फ इसको सेटिस्फाई करना है, आपको सिर्फ इसको सेटिस्फाई करना है। ये सेटिस्फाई हो गया, बस आप कह सकते हैं स्ट्रेट लाइन है। अगर ये अनइक्वल आ गए तो हम क्या कहेंगे कि भाई ये तीनों पॉइंट्स जो है वो स्ट्रेट लाइन में लाई नहीं कर रहे। क्लियर हुआ बात? चलिए, अब तीनों पॉइंट स्ट्रेट लाइन में लाई कर रहे हैं, इसका एक और नाम है जिसको हम बोलते हैं कोलिनियर। तो ये याद रखिए, कोलिनियर। कोलिनियर का मतलब होता है पॉइंट्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, पॉइंट्स लाई ऑन अ स्ट्रेट लाइन। तो ये वर्ड भी आपको हो सकता अभी मिल जाए और 10th में तो मिलेगा ही। ठीक है, तो कोलिनियर का मतलब होता है कि जितने भी पॉइंट्स है वो एक स्ट्रेट लाइन में लाइन होने चाहिए। अब यहाँ पर भी आपको 3 पॉइंट्स गिवन है, 3 पॉइंट गिवन है। तो दोस्तों मैं चाहूंगा कि मैं स्टार्ट करा दे रहा हूँ ये क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन को आप लोग मेरे साथ जरूर करें। तो ये 1,5 ये कोऑर्डिनेट, इसको हमने मान लिया a, इसको मान लिया हमने b जिसके कोऑर्डिनेट है 2,3 और इसको मान लिया हमने c जिसके कोऑर्डिनेट है -2, -11। और अब आपको बस ए बी फाइंड करना है, उसके बाद आपको बी सी फाइंड करना है, उसके बाद आपको ए सी फाइंड करना है, और फिर देखना है कि ये ए बी प्लस बी सी क्या ए सी के बराबर हो रहा है। अगर ये सेटिस्फाई हो गया तो हम कहेंगे यस दीज पॉइंट्स आर कोलिनियर, अदरवाइज दीज पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर। तो मैं चाहता हूं कि एक बार ये क्वेश्चन आप जरूर खुद से करें और कमेंट में आंसर दें, क्योंकि मैथ के साथ आपको खुद इन्वॉल्व होना जरूर पड़ेगा, तभी आपको मैथ्स के कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे और मैथ्स में आप बहुत अच्छा स्कोर करेंगे। लेकिन आप सोचेंगे सिर्फ हम देख के करते रहे तो ऐसा कभी नहीं हो पाएगा। आपको देख के कॉन्सेप्ट भूल जाओगे, तो आपको प्रैक्टिस होना बहुत जरूरी है। ओके, तो इस क्वेश्चन को करें, खुद से करके देखें क्या हम फाइंड कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे। चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे एक नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये भी एग्जैक्टली डिस्टेंस फॉर्मूला ही पे, बस कॉन्सेप्ट क्या आ रहा है, कॉन्सेप्ट अब आ रहा है आइसोस्केल्स ट्रायंगल। तो आइसोस्केल्स ट्रायंगल क्या होता है? ऐसे क्वेश्चंस में हमेशा फिगर बनाओ, आइसोस्केल्स ट्रायंगल बनाओ और उसके कोऑर्डिनेट्स मार्क करो, डिस्टेंस निकालो। कोई भी दो डिस्टेंस इक्वल हो जाएंगे तो आप समझ जाओगे कि ये जो है वो आइसोस्केल्स ट्रायंगल। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो सपोज दैट ये एक आइसोस्केल्स ट्रायंगल ये हमने बनाया, ये हो गया आइसोस्केल्स ट्रायंगल, और इस ट्रायंगल के हमने कोऑर्डिनेट्स मार्क करे। अब हमें नहीं पता कि अभी कौन सा इक्वल है, ये हमारा रफ फिगर। ठीक है, तो हमने मार्क किया, सपोज दैट ये है ए जो हमने मार्क किया 5, -2, 5, -2, और इसके बाद बी मार्क किया 6,4, 6,4 ये बी पॉइंट है। उसके बाद ये सी पॉइंट है जिसको हमने मार्क किया 7, -2। अब हम नहीं कह सकते कि भाई ए सी और बी सी इक्वल है, ये हमने रफ फिगर बनाया, तो ये चेंजेस होते रहे। ठीक है, रफ फिगर हम इसलिए बना रहे हैं कि हमें इजीनेस रहे, हमें कैसे वैल्यू रखना है हमें समझ में आता। ठीक, अब आपने डिस्टेंस फॉर्मूला एक बार लिख दिया,
कि डिस्टेंस फॉर्मूला होगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर एंड प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इतना आपने कर दिया ना एग्जाम में, आधे नंबर तो इधर ही पक्के हो गए आपके। ठीक है, चलिए अब हम सॉल्व करेंगे डिस्टेंस। तो अगर हम आइसोस्केल्स ट्राइंगल है, तो आइसोस्केल्स ट्राइंगल में हमें पता है कि कोई भी दो साइड इक्वल होना चाहिए। अगर किसी भी ट्राइंगल की दो साइड इक्वल है, टू साइड्स आर इक्वल, तो हम कह सकते हैं कि वो ट्राइंगल जो है वो आइसोस्केल्स ट्राइंगल है। अब फिगर में हमें ऐसे लग रहा कि AC और BC होना चाहिए, तो क्या ये हमारा एग्जैक्ट फिगर है? बिल्कुल नहीं, ये एग्जैक्ट फिगर नहीं है। ठीक है, तो आप लोग सोच रहे होंगे अरे सर हमें तो लग रहा है यही दोनों होंगे, ऐसा नहीं होगा। हमने एक रफ फिगर बनाया, हमें नहीं पता कि कौन सा इक्वल। ठीक, तो अब हम फाइंड करते हैं डिस्टेंस। सबसे पहले हम निकालते हैं AB का डिस्टेंस। तो AB का जो डिस्टेंस आएगा, अब हम डायरेक्ट वैल्यू रखेंगे x2 माइनस x1 6 माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 4 प्लस 2 का होल स्क्वायर। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि ये 4 क्यों होगा, 4 और ये माइनस का 2 था, तो 4 प्लस 2 का होल स्क्वायर। अब आप इसको सॉल्व करें, तो 6 माइनस 1 1 का स्क्वायर 1 आ गया, और ये 6 हो गया, 6 का स्क्वायर कितना हो गया 36, तो ये हो गया √37। अब ये वैल्यू आ गई AB की। चलिए सर ये तो आ गई, अब हम निकालते हैं वैल्यू BC की। तो BC की वैल्यू निकालिए, डायरेक्ट कोऑर्डिनेट रखिए क्योंकि फॉर्मूला आप ऑलरेडी लिख चुके हैं, बस फॉर्मूले में कोऑर्डिनेट्स रखिए और सॉल्व करिए। तो हमने मान लो ये लिया 7 माइनस 6, तो 7 माइनस 6 का होल स्क्वायर x2 माइनस x1, फिर y2 माइनस y1, तो मतलब -2 और -4, तो -2 -4 का होल स्क्वायर। जब हम सॉल्व करेंगे तो ये 1 का स्क्वायर 1 आ गया, और ये 6 हुआ, और 6 माइनस 6 का स्क्वायर 36, तो ये भी आ रहा है हमारा कितना √37। अब आपको थोड़ी सांस आई है ना, अच्छा लगा देखिए, अरे ये भी इक्वल हो गया, ये भी इक्वल हो गया। इसका मतलब जो हम फिगर बना रहे थे, ठीक है, रफ तो रफ ही था, तो AB और BC इक्वल हो रहा, हमें दिख नहीं रहा, लेकिन अब हम समझ गए ओके ये और ये इक्वल है। अब मुझे बताना क्या तीसरे की निकालने की जरूरत है? जरूरत तो नहीं है, लेकिन फिर भी फाइंड जरूर कर देना। और अब आप बताओगे हमें कि AC डिस्टेंस जो थर्ड डिस्टेंस है वो क्या है। तो एक बार खुद से निकाली और देखिएगा आपके √37 नहीं आएगा, वो अलग आएगा। चलिए एक बार मैं भी आपको दिखा देता हूँ, लेकिन आप कमेंट में करें, पहले पॉज करें, सॉल्व करें और फिर देखें क्या ऐसा हो रहा है। ठीक है, चलिए तो एक बार हम आपके लिए निकालते हैं। तो अब हम देखते हैं AC डिस्टेंस। तो यहाँ पे भी हम डायरेक्ट वैल्यू रखना शुरू करेंगे, फॉर्मूला ऑलरेडी रिटन है। तो हमने लिया 7 माइनस 5 x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, प्लस साइन आया, एंड माइनस का 2 और प्लस का 2, तो यहाँ माइनस का 2 और प्लस का 2 आ गया, ऑल होल स्क्वायर। ये 0 हो गया, ये √2 का स्क्वायर हो गया 4, ये हो गया 0 क्योंकि +2 और -2 कैंसिल, तो ये आ गया √4 और √4 होता है 2। तो AC की वैल्यू जो आ रही वो आ रही है 2। तो देखो अलग आई, तो हम कह सकते हैं कि जो AB डिस्टेंस है वो इक्वल है BC के। ठीक है, तो देयरफॉर ABC इज आइसोस्केल्स ट्राइंगल। ठीक है, आया समझ, क्लियर हुआ? ऐसे ही क्वेश्चन करना है। ठीक है, अब आप देख रहे हैं अभी तक हमने जितने क्वेश्चन करे, मेन हमें जो आना चाहिए इस चैप्टर में कि डिस्टेंस फॉर्मूला याद होना चाहिए, और डिस्टेंस फॉर्मूला में जब हम वैल्यू रखें तो वहां पर थोड़ा फोकस होना चाहिए ताकि हम गलत वैल्यूज नहीं रखें। बाकी सब कुछ एक ही उस पर चल रहा है कि भाई अगर स्ट्रेट लाइन निकालना है तो उन दोनों का डिस्टेंस का सम लॉन्गर लाइन के डिस्टेंस के बराबर होना चाहिए। आइसोस्केल्स ट्राइंगल है तो इसमें दो साइड इक्वल होना चाहिए। सिमिलरली अगर हमारे क्वाड्रिलेटरल्स है तो उससे भी रिलेटेड क्वेश्चन आए। तो क्वाड्रिलेटरल्स में यहाँ पर हमें इनकी प्रॉपर्टी थोड़ी सी डिस्कस करते हैं जो हमारे इसमें काम आई। तो अब आप बता सकते हैं क्या कि रेक्टेंगल और रोम्बस में क्या फर्क है? आपको बता दूं इसमें बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं। तो अगर मैंने रेक्टेंगल बनाया, जैसे द रेक्टेंगल, और अगर मैंने रोम्बस बनाया, या अगर मैंने पैरेललोग्राम बनाया, ठीक, पैरेललोग्राम कर रहे हैं, मैंने पैरेललोग्राम बनाया, तो क्या आप बता सकते हैं कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है? ठीक है, अब ये नहीं बोल देना सर इसमें तो सारी स्ट्रेट है, इसमें ये टेढ़ी टेढ़ी लाइन है। अरे ऐसे थोड़ी ना, हमें प्रॉपर्टीज पता होना चाहिए। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज, अब मान लो हमने डिस्टेंस फॉर्मूला लगा रहे हैं, ठीक है, हम कह रहे हैं कि सर A B C और D ये डिस्टेंस निकाले। हमने देखा कि सर AB का डिस्टेंस हम CD के बराबर आया, और BC का डिस्टेंस जो है वो AD के बराबर आया। तो क्या ये चीज यहाँ नहीं हो सकती? ये चीज तो यहाँ भी होगी बच्चों, है ना। ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल होता है पैरेललोग्राम में, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस होता है। तो क्या हम इतनी कैलकुलेशन से
बोल सकते हैं कि ये फिगर रेक्टेंगल है, तो आप ये दूसरा इंसान आपसे ये भी तो बोल सकता है कि अगर ये रेक्टेंगल है तो वो पैरेललोग्राम भी तो हो सकता। बात तो सही है ना, क्योंकि भाई अपोजिट जो साइड्स है वो पैरेललोग्राम की भी इक्वल होती हैं और वो रेक्टेंगल की इक्वल होती है। तो हमें एक एक्स्ट्रा एफर्ट डालना पड़ेगा यहाँ पर, जिससे हम ये पता कर सकें कि क्या वो रेक्टेंगल है या रोम्बस है। तो हमें एक पॉइंट पता है यहाँ पर, अगर हम ध्यान से देखें, अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर आपको ये जो होगा, ये इसके ये जो डायगोनल्स है, डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल जो होते हैं वो होते हैं इक्वल। तो अगर आपने डायगोनल का डिस्टेंस निकाला और देखा इक्वल है, तो आप 100% श्योरिटी के साथ कह सकते हैं कि सर ये जो है ये रेक्टेंगल। और अगर उनके डायगोनल का डिस्टेंस अनइक्वल है, तो आप 100% श्योरिटी के साथ कह सकते हैं कि सर ये रेक्टेंगल नहीं, ये रोम्बस। आए समझ। तो जब भी आपको क्वाड्रिलेटरल्स का क्वेश्चन आए, उसमें आपको बोला है कि रेक्टेंगल बताओ या फिर रोम्बस बताओ, तो आपको साइड के साथ साथ आपको उसके डायगोनल्स भी निकालने होंगे। अगर आपने डायगोनल्स निकाल लिए तो आप श्योर कह सकते हैं कि ठीक है सर ये रेक्टेंगल है कि रोम्बस है। अगर डायगोनल इक्वल आए तो आप कह सकते हैं रेक्टेंगल है, और डायगोनल अगर अनइक्वल आए तो आप क्या कह सकते हैं, आप कह सकते हैं कि वो रोम्बस है। तो रोम्बस के जो डायगोनल होंगे, रोम्बस के डायगोनल अनइक्वल होंगे। ये डायगोनल जो है वो ज्यादा लेंथ का होगा, ठीक है, एक डायगोनल ग्रेटर होगा अदर्स, और ये डायगोनल जो है वो शॉर्टर है। ठीक है, तो आई होप समझ में आए। और बिल्कुल यही कॉन्सेप्ट, बिल्कुल यही कॉन्सेप्ट अगर आप देखोगे तो यही कॉन्सेप्ट हमारा आता है स्क्वायर और रोम्बस। तो अगर हमने ये स्क्वायर बनाया, सपोज दैट ये स्क्वायर है, और हमने एक रोम्बस बना दिया, ये रोम्बस है, और हम कह रहे हैं कि भाई इसकी साइड ए है, इसकी साइड ए है, इसकी साइड ए है, इसकी साइड ए है। तो सर ये चीज तो स्क्वायर में भी होती, उसकी भी सारी साइड इक्वल होती। तो अगर ये ए है तो ये भी सारी साइड इक्वल है। तो मतलब क्या कि अगर हमने चारों साइड निकाली और चारों साइड इक्वल आ गई, तो हम कह सकते कि ये जो क्वाड्रिलेटरल है या तो वो स्क्वायर होगा या तो वो रोम्बस होगा। ठीक है, अगर अपोजिट साइड इक्वल आ गई तो या तो वो रेक्टेंगल होगा या पैरेललोग्राम होगा। अगर ऑल साइड इक्वल होगी तो वो या तो स्क्वायर होगा या रोम्बस होगा। अब ये डिसाइड कौन करेगा, ये पता चल गया, तो इसमें भी डायगोनल जो है वो डिसाइड करेगा कि ये स्क्वायर है कि रोम्बस है। स्क्वायर के भी डायगोनल्स जो होते हैं, स्क्वायर के जो डायगोनल्स होते हैं वो भी इक्वल होते हैं, ठीक है, जैसे रेक्टेंगल के। और जो रोम्बस का डायगोनल है उसमें एक छोटा होता है डायगोनल, और एक डायगोनल जो होता है वो बड़ा होता है, तो ये लॉन्गर डायगोनल। तो अब आप बताइए, क्या ये आप क्वेश्चन नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हो। सब कुछ वही है, वही डिस्टेंस निकालना है, वही डिस्टेंस फॉर्मूला, बस ये प्रॉपर्टीज हमें पता होना चाहिए। तो आई होप समझ में आ गया। तो हमें साइड के साथ साथ डायगोनल्स भी निकालना होगा। चलिए आते हैं हम यहाँ, ठीक है। तो हमें ये दिया है, और वर्टिसेस ऑफ अ स्क्वायर, ये स्क्वायर है। अब इसमें अच्छी बात ये कि ऑलरेडी मेंशन कर दिया, ठीक है, कि ये स्क्वायर है, लेकिन आपको शो करना है। तो शो और चेक में फर्क है, ये आप जरूर देखें, ठीक है, ये मार्क करो। बच्चों ये जो चीज है वो आपके बहुत काम में आएगी हर एक क्वेश्चन में। आप कोई भी क्लास में हो, जब भी आपको वर्ड शो आए, इसका मतलब वो कंफर्म है, आपको सिर्फ दिखाना है। तो ये कंफर्म है कि ये स्क्वायर है। तो अगर आपकी कैलकुलेशन में मिस्टेक आ रही, मान लो 3 साइड इक्वल है, एक अनइक्वल आ गई, या 2 साइड इक्वल आ गई और 2 साइड अलग आ गई, मैच नहीं हो रहा, आपको लग रही है तो रेक्टेंगल है, लेकिन आप देखें अरे शो बोला था, इसका मतलब स्क्वायर होगा। अगर चेक बोले तो फिर पॉसिबिलिटी हो भी सकती और नहीं भी हो सकती। अगर शो बोले तो 100% पॉसिबिलिटी है, सिर्फ आपको दिखाना है। तो डिफरेंस समझ में आया। तो इसका मतलब ये स्क्वायर है, लेकिन आप ऐसे डायरेक्ट लिख नहीं सकते, नहीं तो मार्क्स कैसे देगा टीचर, मार्क्स कैसे मिलेंगे बच्चों? अगर हमने डायरेक्ट लिख दिया कि सर उसमें शो था, सर ने बताया था कि उसमें शो लिखा हो, तो मतलब वो 100% स्क्वायर है, तो आप लिख दो कि हाँ दिस इज अ स्क्वायर। तो बस वही नंबर चलेगा, जब आप कुछ करके नहीं दिखाओगे तो मार्क्स मार्क्स कैसे मिलेंगे बच्चे, है ना? तो वहां पर आपको दिखाना होगा। तो हमने बोला था कि ऐसे क्वेश्चंस के लिए हमेशा डायग्राम बनाओ, तो ये मैंने डायग्राम बनाया और ये एक स्क्वायर है, इसके आप कोऑर्डिनेट मार्क करो। अब यहाँ पर बहुत से बच्चे हमारे गलती करते हैं, ठीक है। सपोज दैट अगर ये पॉइंट ए है और इसके हमने कोऑर्डिनेट मार्क करे, तो हमने करा 1,7, और ये कोऑर्डिनेट बी है, इसके कोऑर्डिनेट हमने मार्क करे तो ये हो गया 4, ठीक है। ये कोऑर्डिनेट सी है। अब आप बच्चे क्या करते, ए बी और सी और डी, पर ये क्वेश्चन इधर ही खत्म हो,
इधर ही आप चले गए गड्ढे में, सीधा खाई में गए आप, सीधा खाई में। आपको सब कुछ आता था, सिर्फ कोऑर्डिनेट आपने सही मार्क नहीं करे, आपके 0 नंबर हो। तो ये गलती बिल्कुल नहीं करना। जब भी हम मार्किंग करें इन कोऑर्डिनेट्स की, हमेशा ऑर्डर में करें, ऑलवेज ऑर्डर, ABCD। पेन नहीं उठना चाहिए, ABCD और ये वापस है, ठीक है। तो हमेशा एक साइक्लिक ऑर्डर में कोऑर्डिनेट मार्क करना बच्चों, ये मिस्टेक से बचने। मुझे बहुत बुरा लगता है जब ऐसे स्टूडेंट जिसको सब आता है, मुझे दिख रहा है, लेकिन एक छोटा सा जो उसने पॉइंट था जो उसने ध्यान नहीं दिया। और मैं मेंशन हमेशा अपने वीडियोस में करता हूँ जहां बच्चों की गलती हो, इसलिए उसको जरूर नोट करो कि YR, ऐसे YR लिख लिया करो कि यहाँ पर भी आप एक अपनी नोटबुक में YR लिखें कि जब भी आप कोऑर्डिनेट मार्क करें आप साइक्लिक ऑर्डर में मार्क करें, ठीक है। तो ये जरूर ध्यान रखना, नहीं तो बहुत बुरा लगता है कि आपको आता है और पता चला आपके मार्क्स चले गए। तो यहाँ पे हम ऐसे मार्किंग नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, हम साइक्लिक ऑर्डर में मार्क करेंगे। तो AB, ये C के कोऑर्डिनेट जो है वो क्या है यहाँ पर, -1 -1, ओके। और जो D है यहाँ पे, ये D आ गया, उसके कोऑर्डिनेट है -4 4। अब आपको डिस्टेंस निकालना है, लेकिन सिर्फ डिस्टेंस के साथ साथ आपको डायगोनल भी निकालना है। तो आप करेंगे भाई AB का डिस्टेंस, ठीक है। आपने क्या किया, पहले एक बार फॉर्मूला लिख दिया ताकि आपके मार्क्स नहीं कटे। तो आपको पता है कि x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब आपने बोला कि हम सबसे पहले AB का डिस्टेंस निकालें, डायरेक्ट वैल्यू रखना शुरू करो, 4 - 1 का होल स्क्वायर एंड प्लस 2 - 7 का होल स्क्वायर। 4 - 1 का होल स्क्वायर कितना आ गया, 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना हो गया, 9। अब हम थोड़ा डायरेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये 3 का स्क्वायर 9। अब ये हो गया -5 का स्क्वायर कितना हो गया, 25। 9 + 25 कितना हो गया, 36 34। तो ये आ गया √30। तो AB का जो डिस्टेंस आया वो आया 36। चलिए अब हम और देखते हैं। अब हम निकालते हैं BC, ठीक है। BC का जो डिस्टेंस होगा वो होगा 4 + 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 + 1 का होल स्क्वायर, ओके। 4 + 1 हो गया 25, और यहाँ भी 9 आ गया, आप समझिएगा यहाँ भी 34 आएगा, तो ये √34 आ गया। अब आपने करा CD का डिस्टेंस करिए, सिर्फ वैल्यू रखना है। हमने बोला -4 + 1 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे 4 है और -1 मतलब 4 + 1 का होल स्क्वायर। और यहाँ भी आप ध्यान से देखो तो आपको समझ में आ गया, अच्छा ये 3 का स्क्वायर होगा तो ये 9 हो जाएगा, ये 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। अब ऐसे लॉन्ग क्वेश्चंस में कैलकुलेशन फास्ट करो, ठीक है, इससे टाइम सेव होगा। हमें बहुत ज्यादा डिटेल कैलकुलेशन नहीं दिखाना, जितना शॉर्ट कैलकुलेशन करते हैं अच्छा है। जो कैलकुलेशन में वीक है उनके लिए सजेशन है कि आप ऐसा नहीं करें, थोड़ा सा कैलकुलेशन में अपना वर्क करें, जब प्रैक्टिस हो जाए फिर शॉर्ट कर सके, ठीक है, नहीं तो आप डिटेलिंग जाए। तो ये √34 √34 √34 तीन तो आ गए, एक और बच्चा है हमारे पास, तो ये है AD। और AD का जब हम डिस्टेंस निकालेंगे तो उसमें -4 और -1, तो -4 - 1 का होल स्क्वायर प्लस, अब 4 है और 4 - 7 का होल स्क्वायर। जब आप देखोगे तो इधर भी -5 का स्क्वायर आ गया 25, तो इधर आ गया -3 का स्क्वायर आ गया 9, और ये भी आ गया √30। तो अब आपने देखा कि अगर हम ऐसे चले AB BC CD एंड D, ये सारे के सारे इक्वल हो रहे हैं √34। तो हम 100% क्या कह सकते हैं कि ये स्क्वायर है? नहीं कह सकते, क्योंकि ये रोम्बस भी तो हो सकता है, ठीक है। तो अब आप एक बार डायगोनल्स इसके निकालें और मुझे बताएं कि आपके कमेंट में कि आपका डायगोनल्स क्या है। आप डायगोनल्स निकालें और बताएं कि कमेंट में आपके डायगोनल्स की वैल्यू क्या है। तो ये आपको निकालना है 50 और यहाँ पर निकालना है आपको 20। और अगर डायगोनल्स आपके इक्वल है तो आप बोल सकते हैं। क्या हम एक डायगोनल से इक्वल बोल सकते हैं? कमेंट में कौन कौन मुझे आंसर देगा, यस के नो? आप कमेंट में दीजिए मुझे कि यस के नो। मेरा क्वेश्चन ये है, क्या हम एक डायगोनल की लेंथ निकाल के बोल सकते हैं कि ये स्क्वायर है कि ये रोम्बस? अगर आपका यस है, मतलब आपका हाँ कि सर एक डायगोनल से कर सकते हैं, तो आप लिखें यस। और अगर आपका ये है कि नहीं सर एक डायगोनल नहीं हो सकता है, हमें 100% 2 डायगोनल तो चाहिए चाहिए, तो आप कमेंट में करें नो और देखें क्या हो सकता है। चलिए, तो पॉज करें और कमेंट करें और सोचें कि क्या होगा। तो मेरा आंसर है बिल्कुल, आप एक डायगोनल से भी बता सकते हैं कि ये स्क्वायर है कि रोम्बस, ठीक है।
जरा ध्यान से देखो, अगर हमने ये डायगोनल AC निकाला और हमें पाइथागोरस थ्योरम सेटिस्फाई हो गई, तो हम बिल्कुल कह सकते हैं कि ये एंगल 90 डिग्री है, जो पाइथागोरस थ्योरम राइट एंगल ट्राइंगल में लगती है। और अगर ये 90 डिग्री है तो किसी भी, चाहे वो रोम्बस हो और चाहे वो स्क्वायर हो, अगर उसमें एक एंगल 90 डिग्री हो गया, मतलब अगर मान लो आपको लग रहा है कि वो रोम्बस है, और उसमें अगर एक एंगल भी 90 डिग्री हो गया तो वो क्या बन जाता है, वो बन जाता है स्क्वायर। तो ये याद रखना कि अगर ऑल साइड इक्वल है, किसी भी क्वाड्रिलेटरल की ऑल साइड इक्वल है और एक एंगल अगर 90 डिग्री प्रूव हो गया तो वो हमेशा क्या हो सकता है, वो हमेशा होगा स्क्वायर। तो चलिए हम एक बार AC डायगोनल निकालते हैं। तो जो AC डायगोनल है उसकी हम वैल्यू रख रहे हैं, हमने लिखा माइनस +1 का होल स्क्वायर प्लस, ठीक है, 7 + 1 का होल स्क्वायर। और जब आप वैल्यू रखेंगे तो ये 2 का स्क्वायर आ गया 4, और ये है +8, 8 का स्क्वायर हो गया 64, और ये आया √68। ओके, अब देखें कि हम इसको कैसे प्रूव करें। तो अब आप देखिए 90 डिग्री, हम कह सकते हैं कि जो AC स्क्वायर है वो होना चाहिए AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर के, ठीक है। AC स्क्वायर है √68, इसका स्क्वायर प्लस इक्वल AB जो है हमारा वो है √34, तो √34 का स्क्वायर, और जो BC है वो भी √34 का स्क्वायर। और आप देखो कि √34 का स्क्वायर 34 और ये भी 34 होगा, तो ये आ गया 68 और ये भी आ गया 68। तो देखा आपने कि पाइथागोरस इसमें सेटिस्फाई हो रही है। अगर पाइथागोरस सेटिस्फाई हो रही है दैट मीन्स ईच इंटीरियर एंगल is equal to 90 degree. So therefore ABCD is a square, is a square. तो बात समझ में आई। देखा आपने, हर कोई तो ऐसा करेगा दो दो डायगोनल, लेकिन मेरे साथ पढ़ के आपको एक डायगोनल से भी हम बता सकते हैं कि ये स्क्वायर 100% स्क्वायर है, ये रोम्बस है, ठीक है। सेम कॉन्सेप्ट आप रेक्टेंगल में भी यूज कर सकते हैं। अगर आपको बोला कि भाई चेक करो ये रेक्टेंगल है कि नहीं, तो आपने साइड्स निकाली, आपने देखा अपोजिट साइड इक्वल, हमने प्रूव कर दी। एक डायगोनल निकालो, पाइथागोरस को सेटिस्फाई करो, दूसरे डिस्टेंस निकालने की जरूरत ही नहीं। ठीक, क्लियर है। और अगर आपको नहीं लग रहा है तो आप वैसे भी कर सकते हैं, दोनों तरीके से कोई मार्क्स नहीं कटेंगे, मार्क्स पूरे मिलेंगे। सिर्फ बस यही है कि ये छोटे लॉजिक से हमारा टाइम सेव होता है, और मैथमेटिक्स सॉल्व करना ही नहीं आना चाहिए, मैथमेटिक्स टाइम से सॉल्व करना भी आना चाहिए, ये बहुत जरूरी। चलिए तो अब हम आगे बढ़ते। तो ये अगर देखें आप डिस्टेंस, तो यहाँ पे सर इस क्वेश्चन में ये सर्किल कहाँ पे आ गया, अरे तो डिस्टेंस है, क्या सर्किल में डायमीटर रेडियस नहीं होता है ना, उसमें भी तो हम डिस्टेंस निकालते हैं। तो पढ़ो उसको ध्यान से। इज द पॉइंट, ये जो P पॉइंट है, इज द पॉइंट, ये जो P पॉइंट है, ये जो P पॉइंट है वो लाइज कर रहा है ऑन अ सर्किल जिसका रेडियस 6 है। इसका मतलब क्या हुआ, चलिए इसको भी हम एक डायग्राम से समझते हैं। सबसे पहले सर्किल बनाओ, तो ये आ गया सर्किल, ठीक है। इस सर्किल का हमने एक सेंटर पॉइंट बना दिया, चलिए तो ये हो गया एक सेंटर पॉइंट इस सर्किल का, सपोज दैट ये O है, ठीक है। वो कह रहे हैं कि सर एक P पॉइंट था जो लाइज कर रहा है इस सर्किल पे, और ये चेक करना है। सपोज दैट ये जो P पॉइंट है ये लाई कर रहा है, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, इसके कोऑर्डिनेट -2, 4। तो यही हमें देखना है कि क्या ये पॉइंट लाई कर रहा है। अब आप जरा ध्यान से देखें, अगर हमारा सेंटर्स है, इस पॉइंट का डिस्टेंस, ये डिस्टेंस क्या कहलाएगा, जरा बताइए मुझे कमेंट में कि ये डिस्टेंस सेंटर से और पॉइंट ऑन अ सर्किल, ये डिस्टेंस क्या कहलाएगा। यस बच्चों, ये सेंटर के ये डिस्टेंस कहलाएगा रेडियस। तो अगर ये डिस्टेंस जो है, ये डिस्टेंस सेंटर से P का डिस्टेंस अगर हमने निकाल लिया और ये रेडियस के बराबर है, अगर ये रेडियस का बराबर है तो हम 100% श्योर है कि ये जो P पॉइंट है वो लाई कर रहा है ऑन अ सर्किल। अगर इस OP का डिस्टेंस रेडियस से ज्यादा है तो ये जो P पॉइंट है वो सर्किल के बाहर लाई कर रहा है। अगर OP का डिस्टेंस रेडियस से कम है तो ये जो P पॉइंट है वो सर्किल के अंदर लाई कर रहा है। बात समझ में आई। हमें OP डिस्टेंस निकालना है और कंपेयर करना है रेडियस से, रेडियस के बराबर तो ऑन अ सर्किल, रेडियस से ज्यादा आया अगर, मतलब ग्रेटर आया अगर OP का डिस्टेंस रेडियस से तो आउटसाइड द सर्किल, और अगर OP का डिस्टेंस कम आया हमारा रेडियस से तो इनसाइड द सर्किल। तो सब कुछ वही वही कॉन्सेप्ट, जो सेंटर है वो हमें पता है, सेंटर उन्होंने C लिया है, चलिए हम भी C ले लेते हैं O की जगह, ठीक है, ताकि आप लोग कंफ्यूज नहीं हो। तो हमने सेंटर C लिया, उसके कोऑर्डिनेट मार्क करें 3,5, ठीक, ये हो गया 3,5। तो C और P हमें दोनों पता हो गए, हम आराम से डिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो एक बार डिस्टेंस फॉर्मूला लिख दें और कैलकुलेट कर लें।
तो हमें पता है कि भाई डिस्टेंस फॉर्मूला जो है वो है अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब आप x2 x1 मार्क कर लो, वैसे कर लो, नहीं तो डायरेक्ट कर लो। 3 ये अपोजिट साइन आएगा तो ये आ गया 3 + 2 का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 4 का होल स्क्वायर और हमने लगा दिया अंडर रूट। ये डिस्टेंस को नाम दिया हमने सीपी, तो हम सीपी निकाल रहे हैं। तो सीपी जो होगा वो होगा अंडर रूट 3 + 2 5, 5 का स्क्वायर हो गया 25 प्लस 5 माइनस 4 ये हो गया 1, 1 का स्क्वायर 1 आ गया और सीपी जो आ गया हमारा, सीपी जो आ गया वो हो गया अंडर रूट 26। अब हम इधर अटक गए, सर रेडियस 6, इसने तो दर्द दे दिया, ये तो अंडर रूट में आ गया, हमें तो टेंशन आ गई। अब हम क्या सॉल्व करें सर, लॉन्ग डिवीजन ये वो। अरे भाई अप्रोक्स तो भी तो कर सकते हो, अप्रोक्स नहीं कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हो बच्चों, देखो जरा ध्यान से। 26 से जस्ट पहले कौन सी परफेक्ट स्क्वायर है सर? 25 25 25 परफेक्ट स्क्वायर है, किसका परफेक्ट स्क्वायर है? 5 सर 5, ठीक है, मतलब 5 पॉइंट समथिंग समथिंग और बहुत क्लोज है तो 5.01 कर दो, ठीक है। तो इसको अप्रोक्स वैल्यू हम कर सकते हैं कि ये 5.01 अप्रोक्स आ जाएगी। आ गई बात समझ? अप्रोक्स को हम कभी कभी ऐसे भी लिखते हैं, ये भी ध्यान रखें आप कि ऐसे बनाते हैं, मतलब अगर हमने ऐसे लिख दिया तो इसका मतलब ही होता है कि हमने अप्रोक्स वैल्यू निकाली, ठीक है। वहां था 6, इधर आया 5 पॉइंट समथिंग। पॉइंट कहाँ पे हुआ जरा कमेंट करके बता दे कि पॉइंट कहाँ पे आया, सर्कल के अंदर के बाहर के सर्कल के ऊपर, ठीक है। अब आप समझ ही गए कि हमें क्या देना है। तो इज इट द पॉइंट एस पी ऑन अ सर्कल? नो, इट इज नॉट ऑन अ सर्कल, ठीक है, नॉट ऑन अ सर्कल, क्योंकि हमारा रेडियस और सीपी ये डिस्टेंस सेम नहीं आए। तो बात समझ में आई? ये क्वेश्चन बस इतना ही, ठीक। चलिए, तो यहाँ पर ये हमारा लेक्चर होता है एंड। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग सो मच। अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, ऐसी वीडियोस लाने के लिए मुझे ताकत दे, हिम्मत दे, और कमेंट जरूर करें, कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें, क्योंकि ये मुझे एनर्जी देता है। तो ऐसे ही मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेते आऊँगा और बहुत जल्दी मैं एनसीईआरटी के एक्सरसाइज का जो सॉल्यूशन है, जो बच्चों को बहुत प्रॉब्लम हो रही, तो मैं हमेशा बच्चों के बीच रहता हूँ। मैं स्कूल में भी पढ़ाता हूँ, मैं अपनी पर्सनल क्लासेस में भी पढ़ाता हूँ, तो मैं हमेशा बच्चों के बीच रहता हूँ। मुझे पता रहती है कि आप लोगों की क्या प्रॉब्लम चल रही है। तो जहाँ जहाँ आपको प्रॉब्लम आती है और मैं अपने क्वेश्चंस में और वीडियोस में जरूर बताता हूँ कि यहाँ आपको प्रॉब्लम आएगी, यहाँ गलती हो सकती है, तो ये सब रहता है। तो इसी के साथ जय हिंद बच्चों, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम पढ़ेंगे मिड पॉइंट फॉर्मूला। तो टिल देन जय।